Welcome students. Happy Independence Day. परेड सावधान होंगे, सावधान। परेड मेहमान को लेने के लिए आगे की तरफ से तेज चाल चलेंगे, तेज चाल चल। मैं आपको 80वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजवंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परेड पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। परेड मेहमान को लेके आगे की तरफ से तेज चाल चलेंगे, तेज चाल चल। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। हर अच्छा काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की हम्द सना की जाए। तो मैं किरत के लिए जनाब जिसान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो किरत करके प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। ववजदका ضالًا फहदा। ववजदका आइलन फअगना। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
आइए अब एक और रस्म को अंजाम देते हैं। जैसा कि हमारे बीच जनाब सरफराज साहब मौजूद हैं, उनके बाजू में तशरीफ़ रखते हैं जनाब कारी नोमान साहब जो चांद सूबेदार मस्जिद के पेश इमाम हैं। और हमारे बीच एक और हस्ती मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ भाई मंसूरी साहब के साहबजादे, जिन्होंने अभी अभी बीकॉम LLB कंप्लीट की है। माशाल्लाह हम इन तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए जो भी गुलपोशी की रस्म है उसको फटाफट निपटाते हैं और प्रोग्राम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं हमारे जो मेहमान हैं कारी नोमान साहब, उनसे मैं इल्तिमास करूंगा कि कुछ 2 मिनट के वक्त में क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे मंच से। कारी नोमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि उसका बेपनाह फजल है कि उसने हम सबको इंसान बनाया और ईमान की दौलत से माला माल करवाया और बेशुमार नेमतों से हमें फैज़याब भी किया। उन्हीं अजीम नेमतों से एक अजीम नेमत आज़ादी है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए यही काफ़ी है कि ये मुख्तलिफ़ मज़हब व मसलक और गुनागो तहज़ीब और सकाफ़त का एक गहवारा है। ये एक दिलकश गुलशन है जो अपने हर फूल की इम्तियाज़ी खुशबू से मुश्कबार है। आज हम हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में अगर फ़र्त व मुसर्रत के साथ अगर सांस ले रहे हैं तो उसका सहरा कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर को जाता है कि जिनकी कुर्बानियों से आज ये गुलजार बना हुआ है और हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। बेशक उनकी कुर्बानी अजीम थी। आज भी हमने अपने देश के लिए किस तरीके से कहीं ना कहीं गुलामी की सोच अगर डेवलप हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें अपना किरदार पेश करना होगा। और ये एक इज्तिमाई तरीके से नहीं होगा बल्कि एक एक फ़र्द, अल्लामा कहते हैं अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। लिहाजा आप में से हर एक की शख्सियत वैल्यूएबल है। हर एक शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क के लिए काम करे ताकि हम जिस तरीके से आज़ादी ये नेमत है, नेमत बनी रहने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। हमेशा जब तक हम एक्टिव रहेंगे तो ये आज़ादी लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास होती है। बस इसी शेर के साथ अल्लामा इकबाल जैसा के एहसास बख्शते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ। हमारी ऐसी धरती है कि जहाँ पर हज़ारों नदियाँ खेलती हैं। अल्लामा के इस पैगाम पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इसके साथ कि रिवॉल्यूशन हमेशा याद किया जाएगा। वो किसी भी सूरत में आप रोज़ाना अपने अंदर रिवॉल्यूशन पैदा करें। इनकलाब जिसे हम कहते हैं, इनकलाब रोज़ाना अपडेट अगर हम होते रहें तो इंशाअल्लाह ताला कौम का भी नाम होगा, अपने मुल्क का और अपनी मिल्लत का भी नाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए और इसके लिए करने वाले तमाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत काम करने वालों के जोर बाजू में कुव्वत नसीब फरमाए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब तब्रेज़ भाई वाडीवाला, मैं उनके बारगाह में इल्तिमास करूँगा कि वो चंद मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमानों का वेलकम करता हूँ कि उन्होंने वाकई में कुछ प्रोग्राम जो उनकी जिम्मेदारी में थे उसे मुकम्मल कर हमें इस तरह बख्शा कि वो यहाँ पर हाजिर हुए। और आप सभी का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने हमें सुनने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी हाजिरी पेश की। 2 मिनट का मेरा वक्त है, इंशाल्लाह उसमें अपनी बात में रख के इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा।
मेरा वतन मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वतन मेरी जिम्मेदारी है, मेरा खून वतन की पासदारी है। और एक और, मिट्टी में खेले हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में खेले हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, इस मिट्टी के खातिर हम मर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक। यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, और इस आज़ादी में कहे कि आज़ादी क्या है? अंग्रेज़ों से आज़ादी, जुल्म से आज़ादी, बुराइयों से आज़ादी। आज़ादी के काफ़ी मीनिंग है। क्यों ना थोड़ा सा इस 2 मिनट को, इस 1 मिनट को हम कुछ एक और चीज़ से आज़ादी के लिए वादा करें। वो भी डिजिटल आज़ादी। आज हम सुबह उठते अगर कोई सबसे पहला हथियार हाथों में उठाते हैं तो वो यही है। बेशक ये भी हमको उठाता है, ये हमको रास्ता दिखाता है, मैप के जरिए हमारे काम, हमारे कारोबार इस पे चलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है, और इसे हमने खुशी खुशी अपनाया है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। इसके कुछ नुकसान इस तरह से है कि हमारे पूरे दिन कई मतलब रील्स देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं, और बस उसी के साथ हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और हमारे कामकाज के बीच में, हमारे कारोबार के बीच में, हमारी मसरूफियत के बीच में हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाता है कई मतलब। तो क्यों ना हम 30 सेकंड में वादा करें कि ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल आज से नहीं करें। सब वादा करते हैं मेरे साथ? इंशाअल्लाह। और जहाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ये ऐसा आला है, ऐसी चीज़ बनी है कि हमारी हेल्प करता है, हमें ये मदद करता है, लेकिन हम इसके गुलाम ना बन जाएं। तो इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के दिन, इस जश्न आज़ादी के दिन हम वादा करते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करेंगे। कुछ घंटे, हम 4 घंटे दिन में तय कर ले कि बिना मोबाइल के रहेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मिल भी जाएंगे कि कैसे इससे बचा जाए। मेरी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह सरफराज, माशाल्लाह तबरेज़ भाई ने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है कि आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें। ये अलग बात है कि यहाँ से बोला जाता है बहुत जगह से, पर बहुत कम लोग उसको अपने ज़िंदगी में उतार पाते हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ सुने जो आपके फ़ायदे के लिए है, तो उसको रस्मी तौर पर ना सुने, उस पर गौर व फिक्र करें कि क्या कुछ बोला जा रहा है। आइए मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सरफराज साहब अपने बेशकीमती अक़वाल, अपने बेशकीमती जो कुछ भी सरमाया अब तक आप देते आए हैं, वो यहाँ पर डाइस पर आकर के भी मैं आवाज़ दूंगा जनाब सरफराज साहब को कि वो डाइस पर आए और अपने मलफूज़ात पेश करें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज़ादी का इस पर्व यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और अपनी ओर से माजरत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक प्रोग्राम में मैं गया हुआ था। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसी पर डायरेक्टली आते हैं। तो टुडे आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, क्योंकि आज़ादी की बातें तो ऑलरेडी हमने काफ़ी सुनी है और सुनते ही रहे हैं, और आज का दिन ये बहुत ही ज़बरदस्त उस दिनों का संगम है कि 1501 साल पहले एक ऐसी अजीम हस्ती हमारे बीच में आई जिसको रब ने खुद रहमतुल लिल आलमीन कहा, और वही दुनिया का बेस्ट और अल्टीमेट एग्जाम्पल है आज़ादी के लिए। इसको तवील और तफसील में अगर लेके जाए तो मुझे लगता है घंटों घंटों इस पे बात हो सकती है, चाहे वुमन एम्पावरमेंट हो, चाहे लेबर के अधिकार हो, या हस्बैंड या वाइफ, या दुनिया में जितने भी अथॉरिटीव, या हमें किसी भी एरिया में एग्जट हुकूक को निभाना है, अल्टीमेट उसको एक लफ्ज में कह दूं तो मुकम्मल इंसानियत, बेस्ट ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल बेशक हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और हमें तो बेशक आजादी उन्होंने दिला ही दी है,
उसके बाद जैसे शोएब बापू ने कहा कि हमारी भीतर के कुछ न कुछ प्रॉब्लम, जिसको रूहानी प्रॉब्लम कहा जाता है, चाहे वो हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, मनफी सोच हो, नेगेटिविटी हो, डेफिनेटली ये सारे बीमारियों से और झंझट से भी हमें आज़ाद होना है। तभी एक बंदा अल्टीमेटली अपने मानसिक तौर पे आज़ाद हो पाएगा। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि बिफोर 80 years एक्चुअली वी गॉट अ फ्रीडम एंड वी गॉट रियली लिबर्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने फिजिकल तौर पे हमें आजाद किया, पर आज के यूथ को देखकर मुझे लगता है, जेनजी को देखकर लगता है, एंड एस तबरेज भाई सेड, कि हमें जो आजाद होना है वो डिजिटली आजाद होना है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज इस दौरे हाजिर का ये है कि हम फिजिकली गुलाम नहीं हैं, वी आर नॉट फिजिकली स्लेव, बट हमें मेंटली तौर पे गुलाम बना दिया गया है। जैसे तबरेज भाई ने कहा कि एक बच्चा, यंगस्टर, नौजवान या बूढ़ा मॉर्निंग में उठने के बाद जिस साधन का और जिस आला और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, और डेफिनेटली वक्त का पता ही नहीं चलता है, और इंसान एक फिजिकल नहीं डिजिटल फ्रिक्शन वाली दुनिया में गुम हो जाता है, और हम अपने आप को एहसास की दुनिया से बहुत बाहर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इसको जागरूकता के तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे नहीं फैलाया गया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। इस बात पे भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। अब मैं कुछ बातें टीचर के मुतालिक कहना चाहता हूँ कि टीचर कैसा होना चाहिए और लर्निंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या दुनिया में पाए जाते हैं। पिछले मेरा 15 साल का पढ़ाने का अनुभव रहा है, और करीबन 8 साल से लेके 85 साल के लोगों को जब मैंने इंटरेक्ट किया, उनसे 1 to 1 बातचीत किया, और उनसे चर्चा विचारना करने के बाद इस मौके पे मैं पहुंचा कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, और हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, और हर कोई इस लेवल का नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचिंग होना कोई पोजीशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। टीचिंग होना अपने आप में कुछ क्वालिटीज है, कुछ बीइंग है, कुछ आपके अंदर होने वाली आदतें हैं, आपके अंदर होने वाला कुछ जज्बा है। और मैं अक्सर काफी ऐसे लोगों को भी समाज में पाता हूं जो बजाहिर तौर पे एकेडमिकली टीचर नहीं है, पर उनके अंदर वो खासा टीचर वाला पाया जाता है। तो टीचर सबसे पहला एक पैशन से टीचर होता है। जैसे यहाँ पे प्री नर्सरी स्कूल, अपना रूमी स्कूल चल रहा है, तो मैं अपने टीचरों को कहना चाहूंगा कि बचपन में जितने भी टीचर हमारे रहे हैं वो जीवन भर हमें याद रहते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटी उम्र में होता है तो टीचर की काफी रिस्पेक्ट करता है। मैं अपनी बेबी को ऑब्जर्व करता हूं कि जिस दिन से वो नर्सरी स्कूल गई है, उसके पहले तक उसके हीरो और हीरोइन मम्मी पापा ही रहे हैं, और उसके बाद अगर बाहर की दुनिया में बच्चा किसी को हीरो बना पाता है तो डेफिनेटली अपने टीचर को बना पाता है। तो सबसे पहले मैं टीचर को गुजारिश करूंगा कि हमारा किरदार, हमारी आदतें, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल और हमारा उनके साथ इंटरेक्शन उनकी जिंदगी में जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज में आजकल देखा जाता है कि करीबन 8वीं तक बच्चा आए तो मम्मी को निपटा देता है, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम मम्मास। और आज के दौर में जब 10वीं तक बच्चा आता है, 11वीं तक आता है, तो पापा को निपटा देता है। और धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, काफी हद तक मम्मी पापा का रिस्पेक्ट या टीचर का रिस्पेक्ट उनके मन से कम होने लगता है। आज भी अगर मैं आपको प्रश्न करूं कि आपके मन में सबसे ज्यादा इज्जत एहतराम कौन से टीचर की होगी, तो डेफिनेटली आपको बचपन वाले टीचर ज्यादा याद आएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि अभी कॉलेज या ग्रेजुएशन के टीचर बुरे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चा काफी सालों तक पापा को, मम्मी को और नर्सरी, प्री नर्सरी स्कूल की टीचर को ही सब कुछ मानता है। वो इसीलिए नहीं कि वो बेस्ट होते हैं, वो इसीलिए कि बच्चे की अभी काबिलियत ऑफ लुकिंग मिस्टेक्स डेवलप नहीं होता है।
बच्चों को पापा में कोई मिस्टेक नजर नहीं आता है, मम्मी में मिस्टेक नहीं नजर आता है, टीचर का मिस्टेक नजर नहीं आता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ने लगता है बच्चा माइनस रैंकिंग करने लगता है, फिर पापा का माइनस पॉइंट समझने लगता है कि अब्बू अब्बू फिलहाल मोबाइल पे झूठ बोल रहे हैं कि मैं जस्ट ऑफिस से आया हूं। और बच्चा, आपको पता नहीं है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके सेल्फ टॉक कर रहा होता है कि पापा ने बोला अभी जस्ट ऑफिस से आया हूं और पिछले 2 घंटे से पापा घर में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मम्मी का, पापा का माइनस रैंकिंग उसको समझ में आने लगता है, क्योंकि एक बच्चा अपनी बहुत ही कम उम्र में गलती नहीं देख पाता है, गलती कर पाता है, बट रिस्पेक्ट की वजह से वो टीचर का और मम्मी पापा का गलती नहीं देख पाता है। जैसे 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 उम्र बढ़ने लगता है उसको पता चलता है कि मम्मी पापा और टीचर भी तो कंप्लीट है नहीं। और यही सबसे बड़ा अलमिया प्रॉब्लम और समाज की दुर्गति है कि जैसे जैसे बच्चा टीनेजर की तरफ आगे बढ़ता है वो माँ बाप से डिस्कनेक्ट होता है, खुल के बात नहीं करता है और खुल के प्रश्न नहीं करता है। मैं सारे अपने टीचरों को ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यही वो उम्र है जब बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, वो पूरी कायनात को जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बारिश रोज क्यों नहीं होती है, वो जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में कैसे इंसान उड़ पाता है अगर उसने स्पाइडरमैन देखा है। ये बच्चा सब कुछ जानना चाहता है और काफी हद तक टीचर कहीं ना कहीं घर का प्रॉब्लम, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजों को लेकर बच्चों पे वो तवज्जो, वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल पाया, टीचिंग इज नॉट अ डिग्री, टीचिंग इज अ बीइंग, टीचिंग इज अ नेचर, टीचिंग इज अ वन काइंड ऑफ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बच्चा आपको देखकर रोल मॉडल मान रहा है, बच्चा आप ही को गुरु मानता है, बच्चा आप ही को फॉलो करता है। और भी बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही है, तो थोड़ा वक्त हो जाए तो मुझे बता देना। अब बहुत ही स्पीड में मैं टीचर को कुछ टेक्निक बताना चाहता हूं कि कैसे बच्चों को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं करना है, कनेक्ट करना है। देखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चल जाए कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं आपके अधिकार में लिया जा रहा है, तो दुनिया का बच्चा हो, पत्नी हो के वर्कर हो, कंट्रोल कोई नहीं होना चाहता है। दैट्स द साइकोलॉजी। तो नेवर एवर कंट्रोल द चिल्ड्रन बट कनेक्ट द चिल्ड्रन। क्योंकि जिसको आपने कनेक्ट कर लिया इमोशनली, लविंगली एंड कम्युनिकेटली, तो बच्चा ऑटोमेटिक आपसे कम्युनिकेट कर ही पाएगा। दुनिया का यह बहुत बड़ा रूल्स रहता है कि हम किसी को अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं विदाउट कनेक्टिंग दैट पर्सन। और मैं अक्सर बहुत बार इस बात का ध्यान रखता हूं, जब मुझे कोई बात बतानी होती है तो एज अ ट्रेनर मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दैट पर्सन इज रेडी टू लिसनिंग और नॉट। क्या वो बंदा मुझे सुनने के लिए रेडी है या नहीं है। सारा का सारा दुनिया का कम्युनिकेशन का कमाल सुनने वाले की तत्परता, रेडीनेस और तैयारी पे ही मबनी है। मैं कितनी भी गहरी बात आपको बताऊं, बट आपके अंदर एक इनर टॉक चल रहा हो, सेल्फ टॉक चल रहा हो और आप सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन का पर्पस कभी फील हो पाएगा नहीं। तो मैं यहाँ सारे टीचर को कहना चाहूंगा कि बचपन की वो अवधि बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी है। क्या एक छोटा सा बच्चा पूरा दिन ज्यादा खाना मांगता है या सवाल करता है? आप बताइए। सवाल करता है ना, मम्मी पापा को सवाल करता है, खाना कम मांगता है। कभी कभी कुछ बच्चे खाने को लेकर इतना ज्यादा मोह नहीं रखते, मम्मी मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, पर बच्चा सवाल बहुत करता है। इससे ये बात भी समझ में आई कि खाना उसकी जिस्म की जरूरत है, सवाल उसकी रूह की, आत्मा की, जिज्ञासा की और अपने अंदर के रहने वाले उसके सोल की जरूरत है। और दुनिया का सारा इंसान
अपने ज्ञान की तृप्ति चाहता ही चाहता है। अगर कोई आके मुझे कहता है कि सर लोग सुनना नहीं चाहते, तो मैं बोलता हूं ना, आपके पास बताने लायक कोई बात ही नहीं है। वरना दुनिया का सारा इंसान अपनी कमी को, अपनी अपूर्णता को, अपनी क्यूरियोसिटी को फील करना ही चाहता है। खाने का इतना ज्यादा मोह इंसान को होता ही नहीं है। वो तो ज्ञान की तृप्ति से अपने रूह को मुकम्मल करना चाहता है। एक बच्चा बहुत ज्यादा मुदू है, बहुत ज्यादा टेंडर है और बहुत ज्यादा क्यूरियस है। और एज अ टीचर, अगर हम बच्चों के टीचर है, माँ बाप है, बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसकी रूह को, उसकी आत्मा को, देखो बच्चा सिर्फ फिजिकली बच्चा नहीं है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे बच्चे समान नहीं होते। एक ही परिवार में देखिए, कोई बच्चा मनी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसी परिवार में दूसरे भाई को देख लो कि दौलत कमाना, मनी कमाना उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। या कभी कभी घर में माँ बाप ऐसी गलती करते हैं जिसको देखकर भी बच्चे बोलते हैं, अब्बू क्या कर रहे हो। अक्सर मेरी बेटी कभी कभी मुझे कहती है कि अब्बू क्या कर रहे हो। इससे ये बात समझ में आई कि बच्चा फिजिकली बच्चा है, उसकी चेतना, उसकी रूहानियत बच्चा नहीं है। तो आज के बाद हम इस बात को महसूस करेंगे कि एज अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वी आर कंबाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हम सिर्फ शरीर से मानव न देखें, उसको रूह से, उसको आत्मा से, उसको एक जिंदा इंसान देख पाए, तब जाके आप उसके इमोशन को समझ पाएंगे, उसके फीलिंग को समझ पाएंगे। और बच्चे अलग अलग पद्धति से चीज़ों को सीखते हैं। दुनिया में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, जैसे हजरत कह रहे थे कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है, और डाइवर्सिटीज़ इज अ ब्यूटी। चाहे वो डाइवर्सिटी गार्डन में हो, चाहे वो डाइवर्सिटी धर्म को लेकर हो, चाहे डाइवर्सिटी लैंग्वेज को लेकर हो, क्योंकि जब कोई भी चीज की विभिन्नता होती है तो इंसान तुष्टि को पाता है, अपने संपूर्णता को पाता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग इतने चैलेंज के बावजूद अपने दिल को हिंदुस्तानी कह पाते हैं। ये इसकी डाइवर्सिटीज है, इसकी विविधता है, क्योंकि इंसान का डिजाइन भी वो है कि एक चीज को करते करते वो काफी हद तक बोर फील करता है। और भारत में जब अलग अलग मजहब है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, तो ये हमारे रूमी नर्सरी स्कूल का जो गार्डन है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे वो होंगे जो आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, कुछ बच्चे वो होंगे जो कंट्रोल होंगे। और यही तो सारा चैलेंज है। एक बच्चों को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं तो मुझे दिखा पाता है कि मुझे इस एरिया में काम करने की जरूरत है। अगर मैं अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं तो मेरा बच्चा मेरे लिए आईना है। मेरे उस माइनस पॉइंट को देखने के लिए मैं सारे फादर और मम्मी को भी कहना चाहूंगा कि बच्चे हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। जहां जहां बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं हो, रब का शुक्र मनाइए कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो अक्सर काफी काउंसलिंग करता हूं, 14, 15, 16 के बाद पिताजी से बच्चा कंट्रोल ही नहीं होता है, और 12, 13 के बाद मम्मी बोलती मैं पक चुकी हूं, मेरा लाडला प्यारा जिगर का टुकड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दरअसल कंट्रोल नहीं हुआ है, आपकी वो योग्यता नहीं है, आपके पास वो काबिलियत नहीं है कि आप उसको मैनेज कर पाओ। अब इस बात की भी जरूरत है टीचर को और पेरेंट्स को कि भैया अपने जीवन में भी दोबारा लाइफ एजुकेशंस और जिंदगी को समझने का काम किया जाए। क्योंकि भौतिक संपदा तो हमने बहुत इकट्ठा की है, घर इकट्ठा किया है, गाड़ी इकट्ठा किया है, बट रियली हमारी संपदा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं। अदर धर्मों का जब मैं लेक्चर देता हूं और जब उनको ऑब्जर्व करता हूं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले जमाने में उनके पास रियल प्रॉपर्टीज नहीं है जो ह्यूमन के नाम पे हो। अरे मैं कितना भी धन संपत्ति और पद इकट्ठा कर लूं, मेरे बाद आने वाले बच्चे ही ना रहे तो उसको भोगने वाला कौन रहेगा। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चे भी हमारी अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, इस प्रॉपर्टी को सही से समझा जाए, और इन्वेस्ट करने के लिए उस सिस्टम को भी समझा जाए
वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पेरेंटिंग एक 20 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है, चंद घंटों से, कुछ मिनट से सिर्फ आपके अंदर एक ग्लिम्स आ सकता है, आपके अंदर इस बात का इंटरेस्ट आ सकता है कि नहीं इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख संतान का दुख होता है और दुनिया का सबसे एक्सट्रीम लेवल का उपलब्धि इंसान का फक्र और अपने आप में बेटरमेंट का प्राउड फीलिंग बच्चों की सक्सेस है, उनका ताबेदार होना है, उनका फर्मा बरदार होना है। तो मैं सारे लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं सारे टीचर को बहुत ज़्यादा शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आप लोगों के हाथ में ये सारे पेरेंट्स ने अपना फ्यूचर रखा है। मैं जब एज अ ट्रेनिंग में गया था तो हमारे सर ने बोला था कि सरफराज शेख मैं आपको स्टेज नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास का ये जो छवि है इस स्टेज को बनाने में मेरी जिंदगी के 6 साल गए हैं और मैं अपना इस क्लास इस स्टेज को मेरे पैदा किए और सवारे हुए बच्चों को आपको नहीं दे सकता हूं, ये मेरा बच्चा है। तो उस वक्त उस जमाने में मैंने 15 साल पहले डायलॉग बोला था कि सर आपका संभाला हुआ और तराशा हुआ बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसको और आगे की तरफ लेकर बेहतर बनाऊंगा, उसकी और बेहतर परवरिश करूंगा। तो मैं टीचरों को भी यही जहन देना चाहता हूं कि रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट और रूमी के माध्यम के द्वारा हजारों पेरेंट्स ने उनका फ्यूचर, उनका बच्चा आपको दिया है और इस बच्चों की परवरिश करना एज अ मदर, एज अ टीचर, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा सवाब है, ये बहुत बड़ा दुआ लेने का शमरा है। इसको सिर्फ सैलरी से आंका ना जाए। मैं सारी एजुकेशन इंडस्ट्रीज को ऊपर पहली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि टीचर कभी फटीचर नहीं होता है, टीचर कभी फटीचर नहीं होता है। और चाणक्य ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, वो जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा और समाज में इनकलाब लाएगा। हमारे हाथ में इनकलाब लाने का वो पूरा के पूरा इंस्टीट्यूट है, वो जमाना है, वो लोग है। और जब लोग बेहतर होते हैं तो जमाने के साथ वो आगे बढ़कर, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे उम्मत हो, या फिर हमारा ये नेशन हो, इसको सींचने में, इसको आगे बढ़ाने में और इसको डेवलपमेंट करने में हमारी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। और वो हिस्सेदारी तब रहेगी जब हम काबिल हो गए, जब हम उपयोगी हो गए, जब हम लोगों के लिए फायदेमंद हो गए और उनकी जिंदगी में कुछ प्लस करने वाले हो गए। तो जमाना आपके घुटनों तले रौंद कर भी आपको कभी यहां से निकालने का सोचेगा तक नहीं। मैं अभी जस्ट उम्मी स्कूल से एक लेक्चर देके आ रहा हूं और काफी उन्होंने इशारा किया कि सर यहाँ पे बैठिए, आपका और 1 घंटे का लेक्चर है। पर वहां से मैं आया तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप उपयोगी हो, अगर आप वैल्यूएबल हो, तो डेफिनेटली दुनिया आपकी कदर करेगी। और सिर्फ हमें फोकस सैलरी पे और आर्थिक वेतन पे नहीं करना है, हमें सैलरी के साथ साथ दुआएं भी कमानी है, लोगों का विश्वास भी कमाना है। और ये जिंदगी का इतना बड़ा सरमाया है कि जिसके आगे सिर्फ सुख की दौलत कमाने वाला अपने आप को बोना पाता है। लोग कभी कभी मेरी रिस्पेक्ट करते तो मुझे लगता है कि जिंदगी का एक ऐसा सरमाया जो हमारे पास बैंक बैलेंस के स्वरूप में तो नहीं है। कभी कभी उस बैंक बैलेंस में रहने वाली फिजिकल और डिजिटल करेंसी को भी बंदा इसलिए यूज करता है कि उसको सम्मान चाहिए। सम्मान की भूख, इज्जत की भूख मानव की बेसिक नीड्स है। और एक टीचर को बाय डिफॉल्ट बच्चा एज अ टीचर बोल कर जब बुलाता है और माता पिता को मम्मी और पापा कहकर बुलाता है, ये बहुत बड़ा रब का शुक्र है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ वो बोलते हैं गिटार सिर्फ खरीदने से गिटार बजाना नहीं आता है, गिटार खरीदने की क्षमता कोई बात, गिटार खरीदने की क्षमता और मनी आ जाने के बाद गिटार तो मैं घर पे लाऊंगा, बट गिटार के अंदर कैसा सुमधुर संगीत निकालना, कैसा उसमें से राग निकालना और कैसे उस म्यूजिक से पूरे वातावरण को प्रफुल्लित करना, इसके लिए टैलेंट की जरूरत है,
उसके लिए सितार बजाने का आपका आर्ट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। ऐसे टीचर कोई पोजीशन नहीं है और माँ बाप बनना कोई पोजीशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को जब रब ने हमारे सुपुर्द किया तो रब की बारगाह में शुक्र के साथ इसको एज अ पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए। टाइम ज्यादा हो चुका, 1 मिनट। रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि हम सब एक बेहतर माँ बाप बने और टीचर अपने आप को बेहतर तरीके से सर्व कर पाए, ताकि जीवन भर उस टीचर की याद उसकी जिंदगी भर रहे। 1 मिनट लेके मैं इस बात को खत्म करता हूं। मेरे पास एक टीचर है, आज से 10 साल पहले जब वो मेरे पास आए थे एज ए स्टूडेंट्स, उनकी टीचिंग फील्ड में 18 साल हो चुके, करीबन अभी 28 साल हो चुके होंगे। एक दिन मैंने उनको प्रश्न किया था कि आपको ये टीचर बनने का आइडिया और विचार कहां से आया? तो उस टीचर ने मुझे कहा कि सर, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और पहली दूसरी कक्षा में था तो हमारे टीचर बहुत ज्यादा नर्म मिजाज, साहित्यकी और खुश अखलाक थे और मुझे बहुत प्यार से संबोधन करते थे, मुझे लव देते थे, मोहब्बत देते थे, होमवर्क ना होने पर भी मेरी बेहतर इस्लाह करते थे। उस मोमेंट पे मैं जब बच्चा था तो मैंने सोचा था कि फ्यूचर में मैं भी टीचर बनूंगा, और वाकई में आज वो टीचर के स्वभाव में उसी चीज को मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है। तो आज समाज की ये जरूरत है कि हमें अच्छे इंसान चाहिए। हमारे पास बेहतर इंजीनियर, बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर रिक्शा चलाने वाला, बेहतर पंक्चर वाला सब मौजूद है। जिस बात की कमी है और बेहतर इंसान की कमी है, अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, मोहब्बत की कमी है और अपनी रूहानी तरक्की की कमी है। इस सारी कमी को और दुनियावी एजुकेशन दोनों का जब संगम किया जाए तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि यहाँ पे भी हम कामयाब है, और जैसा हमारा ईमान है उसके बाद भी कामयाबी ही कामयाबी है। तो रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम बेहतर इल्म नाफे की तरफ आगे बढ़े और मुझे सबसे पहले उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो थोड़ी बात बताई है, मैं दुआ करता हूँ कि रब आपको वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मैंने गलत बोला तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा खिताब रहा। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम वैसे ही थोड़ा लेट चल रहा है। सरफराज सर ने अपने मलफूजात को 24 मिनट में ख़त्म किया है। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सरफराज सर ने कहा कि स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो बहुत अहम किरदार निभाते हैं, तो माशाल्लाह हमारे पास भी एक बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है। रूमी के अंदर जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं वो तमाम लोग अपने आप में एक अच्छे टीचर हैं। इनके ज़रिए पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं उनका जब हम सुनते हैं कि पेरेंट्स जब रिव्यू जब देते हैं तो बोलते हैं कि माशाल्लाह आपके यहाँ पर जो टीचर हैं वो वेरी हम्बल है, बहुत पोलाइट से बात करते हैं और अच्छे से एकेडमिक क्लियर कराते हैं। ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर वाकई में आप लोगों की मेहनत है हमारी रूमी नर्सरी के लिए। तो इन तमाम के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। आज यौम आज़ादी है तो आपको भी एप्रिशिएट करना है। तो आइए, स्कूल एक्टिविटी प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ रखा है तो फटाफट उसको निपटा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार हम इनसे दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप तमाम को इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे एज ए एडमिन मुझे बुलाया गया है और हमारे यहाँ कुछ एकेडमिक डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स को एक टास्क दिया गया था 15 डेज का, जो एक इवेंट ही नहीं बल्कि हमारा जो इंटेंशन था कि हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्रिएट कर सके। तो इस इंटेंशन के तौर पर हमने हमारे टीचर्स को कुछ टास्क दिए थे, तो उसमें से हमारे टीचर्स ने कुछ क्रिएट किया हुआ है, तो उसको वीडियो की शक्ल में मैं दिखाना चाहूँगा। तो
मैं तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क किया उन्होंने, और जो टीचर्स नहीं कर पाए वो भी उसको थोड़ा सा फुलफिल कर सभी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप बोल रहे हैं तो आइए प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं जनाब सोहेल भाई वाडीवाला से इल्तिमास करूँगा कि वो डाइस पर आए और फटाफट प्रोग्राम को अस्सलाम वालेकुम। चलो मजलिस में मौजूद कारी नुमान साहब और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सरफराज शेख साहब और हमारे बुजुर्ग एडवोकेट हमजा मंसूरी साहब, मुस्ताफ़ भाई मंसूरी और दूसरे दीगर मेरे दोस्त, आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और बिलखुसूस हमारी टीचर्स जो साल भर इस इदारे को और इस इदारे के इस स्कूल को आगे बढ़ाने में कोशिश में लगी रहती है, आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला इस इदारे के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं आपका तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और आज हमने माशाअल्लाह कारी साहब से भी यौम आज़ादी के ऊपर कुछ बेहतरीन बातें सुनी। उसके बाद हमारे शेख सरफराज सर ने पेरेंटिंग और एक टीचर कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर रोशनी डाली और काफ़ी चीज़ें हमको सीखने की मिली। इसके लिए मैं इनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात के साथ इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।